नमस्कार। आज हम भारत के कह सकते हैं हजारों साल पुराने अतीत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास प्राचीन भारतीय सभ्यता, इतिहास और विकास से जुड़े कुछ दिलचस्प नोट्स और लेख हैं और हमारा इरादा है इनके जरिए मतलब पाषाण युग से लेकर गुप्त साम्राज्य के पतन तक का जो लंबा सफर है उसे समझना। देखेंगे कि इन प्राचीन नींवों पर आज का भारत कैसे खड़ा है। ये यात्रा हमें उन शहरों में ले जाएगी जो आज से सोचिए 4,500 साल पहले बसे थे, उन विचारों तक जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं और उन साम्राज्यों तक जिन्होंने पहली बार भारत को एक सूत्र में पिरोया। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक पड़ताल के लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं भारत की पहली ज्ञात शैली सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता। ये लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हाँ, कांस्य युगीन मतलब तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे वो लोग। सही, और उसी के औजार और बर्तन इस्तेमाल करते थे। और कमाल की बात है, इन शहरों का ढांचा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर, क्या प्लानिंग थी एकदम। वो ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, कभी-कभी तो 2 मंजिला भी। और वो नालियां, ढकी हुई नालियां। इन नोट्स में जिस बारीकी से जल निकासी व्यवस्था का जिक्र है वो वाकई हैरान करता है। आज भी कई शहरों के लिए ये एक मिसाल है। हाँ, और ये सिर्फ बाहरी ढांचे की बात नहीं थी। इन लेखों से पता चलता है कि उनका सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन वो भी काफी व्यवस्थित था। अच्छा, जैसे खुदाई में मिली मूर्तियों से लगता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। और एक मुहर पर वो योगी की मुद्रा में बैठे देवता है ना, जानवरों से घिरे हुए। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसे कुछ इतिहासकार पशुपति मानते हैं, मतलब शिव का आदि रूप। और उनका व्यापार भी कमाल का था। कहाँ तक फैला था? गुजरात की लोथल जैसे बंदरगाहों से मेसोपोटामिया तक, आज का इराक। अरे वाह। हाँ, और इसके सबूत भी मिले। मेसोपोटामिया में हड़प्पाई मुहरें मिली हैं। लेकिन एक चीज है जो इन स्रोतों में भी एक रहस्य की तरह उभर कर आती है। क्या? उनकी लिपि। वो जो चित्रात्मक संकेत है ना, उसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। सच में? आज तक नहीं? जी नहीं। सोचिए कितनी बातें होंगी जो उन लिखावटों में छुपी होंगी, कितनी जानकारी। वाकई, वो लिपि खुल जाए तो शायद इतिहास के कई पन्ने ही पलट जाएं। खैर, अच्छा, सिंधु घाटी के शहरों के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल अलग तरह की तस्वीर उभरती है। जी बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास एक नई संस्कृति विकसित हुई, वैदिक सभ्यता। हाँ, वैदिक काल। ये ज्यादातर ग्रामीण थी, है ना? और इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत है वेद। 4 वेद, जिनमें ऋग्वेद सबसे पुराना। जी। इस पूरे काल को मतलब 1500 से 600 ईसा पूर्व हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस समय लोग ज्यादातर पशु पालते थे, गाय का बड़ा महत्व था। अच्छा। हाँ, मतलब कबीले की सभाएं थी, जैसे समिति और सभा, वो राजा को चुनती थी या हटा भी सकती थी। ये तो काफी लोकतांत्रिक व्यवस्था लगती है उस समय के हिसाब से। हाँ, कुछ हद तक। और फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आता है उत्तर वैदिक काल। और यहाँ एक बड़ा तकनीकी बदलाव होता है। इन स्रोतों में इसका जिक्र प्रमुखता से है लोहे का इस्तेमाल। हाँ, लोहा, ये गेम चेंजर था। बिल्कुल। लोहे के हल आ गए, कुल्हाड़ियां आ गए, खेती बहुत आसान हो गई। अब गंगा के मैदानों के घने जंगल साफ करना और बड़े पैमाने पर खेती करना संभव हो गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा नतीजा ये हुआ कि लोग एक जगह बसने लगे, बड़े बड़े गांव बने, फिर नगर बनने लगे। और वो जो छोटे जन थे ना, वो मिलकर बड़े जनपद बन गए, मतलब इलाके या राज्य। अच्छा, तो सत्ता ज्यादा स्थायी हो गई होगी? हाँ बिल्कुल। राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गया, उसका पद भी अब काफी हद तक वंशानुगत होने लगा। और इसी दौर में सामाजिक संरचना भी बदली। वर्ण व्यवस्था? जी, वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विभाजन ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित और लचीला था, पर अब ये जन्म आधारित और ज्यादा कठोर होने लगा। और इसी जटिल होते समाज और यज्ञों के बढ़ते महत्व के बीच एक बौद्धिक हलचल भी हुई। उपनिषदों की रचना हुई। हाँ, उपनिषद, जिनमें आत्मा, ब्रह्म, जीवन मृत्यु जैसे गूढ़ सवालों पर गहरा चिंतन मिलता है। सही कहा। तो ये बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं था, इसने समाज, राजनीति, सोच सबको बदल दिया। तो लोहे ने सिर्फ खेत नहीं जोते बल्कि
समाज और सत्ता की पूरी रूपरेखा ही बदल दी। कमाल है। बिल्कुल। कृषि के विकास और स्थायी राज्यों के बाद हमारे स्रोत बताते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में, खासकर गंगा घाटी और उसके आसपास, 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य उभर कर सामने आए। जी, महाजनपद। हाँ, महाजनपद। इन नोट्स में कई नाम हैं: काशी, कोसल, अंग, वज्जी और सबसे महत्वपूर्ण मगध। हाँ, मगध, दक्षिण बिहार का इलाका। इन 16 में धीरे धीरे क्या हुआ कि बाकी जनपद या तो मगध में मिल गए या उसकी अधीनता मान ली। मगध सबसे ताकतवर बनकर उभरा और यही वो मंच बना जिस पर भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। सही। और एक और अहम बात जो इसी दौर में हुई, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, वो है 2 नए धर्मों का उदय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिल्कुल। ये दौर एक तरह से दोहरे मंथन का था। एक तरफ राजनीतिक एकीकरण चल रहा था, जहां मगध जैसा शक्तिशाली राज्य उभर रहा था। हाँ। वहीं दूसरी तरफ वैचारिक और धार्मिक स्तर पर बड़ी उथल-पुथल थी। जी। ये नए धर्म, बौद्ध और जैन, उस समय की जो स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी ना, खासकर यज्ञों की जटिलता, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था की कठोरता, इन सब पर सवाल उठा रहे थे। अच्छा, मतलब चुनौती दे रहे थे। हाँ, चुनौती दे रहे थे। वे अहिंसा, नैतिक आचरण और व्यक्तिगत प्रयास से मोक्ष पाने पर जोर दे रहे थे। इन स्रोतों को पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि मगध का राजनीतिक उदय और इन नए क्रांतिकारी विचारों का एक साथ पनपना, ये कोई संयोग नहीं था। क्या मतलब? मतलब समाज बदल रहा था, लोग नए जवाब ढूंढ रहे थे और सत्ता का केंद्र भी बन रहा था। ये दिखाता है कि वो दौर कितने गहरे और बहुआयामी बदलावों का गवाह रहा। ये तो कमाल की बात है कि राजनीतिक शक्ति और नए विचार एक साथ उभर रहे थे। तो मगध के इसी शक्तिशाली आधार पर ही खड़ा हुआ भारत का पहला एकीकृत और विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। इसका समय हमारे स्रोतों में लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व बताया गया है और इसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और सलाहकार कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से। हाँ, नंद वंश को हटाकर। सही। चंद्रगुप्त के पोते अशोक, वो यकीनन मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। उन्होंने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, लेकिन फिर एक नाटकीय मोड़ आता है जिसका जिक्र इन लेखों में बड़े भावनात्मक ढंग से किया गया है: कलिंग का युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध, आज का ओडिशा। इस युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसने अशोक का दिल बदल दिया। उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना बाकी जीवन धम्म के प्रचार में लगा दिया। हाँ, और देखिए, मौर्यों की सफलता सिर्फ सैन्य शक्ति पे आधारित नहीं थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कमाल की थी। इसकी विस्तृत जानकारी हमें कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र, हाँ सुना है। ये सिर्फ राजनीति पर है? नहीं, सिर्फ राजनीति या कूटनीति पर नहीं। इसमें राज्य कैसे चलाया जाए, टैक्स कैसे वसूला जाए, न्याय व्यवस्था कैसी हो, गुप्तचरों का जाल कैसे बिछाया जाए, इसका पूरा खाका है। अरे वाह, मतलब पूरा गवर्नेंस मैनुअल। एक तरह से कह सकती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि मौर्यों ने एक केंद्रीकृत नौकरशाही बनाई, सड़कों का जाल बिछाया, मुद्रा का मानकीकरण किया और अशोक का जो धम्म था। हाँ, वो क्या था? कोई नया धर्म? नहीं, कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के जो नैतिक सिद्धांत होते हैं ना, जैसे बड़ों का आदर, अहिंसा, सहिष्णुता, दान, सत्य बोलना, उनका एक समूह था। अच्छा। और उन्होंने इसे पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में लगवाया, ताकि आम लोग भी इसे पढ़ और समझ सकें। वो शिलालेख आज भी हमें उस दौर के आदर्शों और अशोक की सोच की झलक देते हैं। कलिंग युद्ध के बाद उनका शांति और जन कल्याण का रास्ता चुनना यकीनन विश्व इतिहास की एक अनूठी घटना है। बिल्कुल। अच्छा, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इन नोट्स के अनुसार भारत में फिर से एक राजनीतिक विखंडन का दौर आया। जी, छोटे छोटे राज्य बन गए। उत्तर पश्चिम से शक, कुषाण जैसे शासक आए। दक्कन में सातवाहन शक्तिशाली हुए। हाँ, ये सिलसिला करीब 500 साल चला। फिर 4ठी शताब्दी ईस्वी में लगभग 320 ईस्वी के आसपास एक बार फिर गंगा घाटी में पाटलिपुत्र को केंद्र बनाकर एक नए शक्तिशाली वंश का उदय हुआ, गुप्त वंश। गुप्त वंश, जिसकी नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी। और उनके बाद समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे प्रतापी शासक हुए।
इस गुप्त काल को लगभग 320 से 550 ईस्वी तक अक्सर भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, स्वर्ण युग। हमारे स्रोतों में इस दौर की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, हर क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट इसी काल में हुए, जिन्होंने दुनिया को शून्य, जीरो का सिद्धांत दिया, दशमलव प्रणाली विकसित की, पाई का मान काफी सटीकता से निकाला। और ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। हाँ, और वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री और ज्योतिषविद भी इसी दौर के थे। और साहित्य, महाकवि कालिदास जिनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं, वो भी गुप्त काल की ही देन है। और अजंता एलोरा की कुछ गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तिकला, वो भी इसी दौर की मानी जाती है। वाकई उपलब्धियों की चमक तो है। निश्चित रूप से सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से ये एक असाधारण दौर था। जैसा कि इन लेखों में बार बार उभर कर आता है, संस्कृत भाषा इस समय राजकीय संरक्षण में अपने शिखर पर पहुंची। सिर्फ कालिदास ही नहीं, कई और कवियों, नाटककारों, दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण रचनाएं की। मंदिरों के निर्माण की कला भी विकसित हुई। उत्तर भारत में वो शिखर वाले मंदिर बनने लगे ना, नागर शैली। हाँ, नागर शैली। और दक्षिण में अलग द्रविड़ शैली की नींव पड़ी। अच्छा। और जिसे हम आज हिंदू धर्म का प्रचलित स्वरूप मानते हैं, मतलब विष्णु, शिव, देवी की पूजा, मूर्ति पूजा का महत्व, अवतारवाद, पुराणों की कथाएं, वो भी काफी हद तक इसी गुप्त काल में विकसित और स्थापित हुआ। अच्छा। लेकिन इतिहासकार अक्सर ये सवाल उठाते हैं, और शायद इन स्रोतों में भी इसकी हल्की झलक है, कि क्या ये स्वर्ण युग समाज के हर तबके के लिए उतना ही सुनहरा था? ये सोचने वाली बात है। क्या ये चमक सिर्फ ऊपरी तौर पर थी, या इसका लाभ आम लोगों तक भी पहुंचा? अक्सर स्वर्ण युग जैसी उपाधियां शासकों की महानता और अभिजात्य वर्ग की उपलब्धियों पर ज्यादा केंद्रित होती हैं। तो उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए भी इस शब्द पर थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करना जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतिहास की भव्य तस्वीरों के पीछे आम जिंदगी कैसी रही होगी। खैर, तो हमने आज की इस चर्चा में देखा कि कैसे प्राचीन भारत ने एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर तय किया। जी। सिंधु घाटी की अद्भुत शहरी सभ्यता से वैदिक काल के ज्ञान और सामाजिक बदलावों तक, फिर महाजनपदों के राजनीतिक उभार और नई विचारों के जन्म से मौर्यों के विशाल एकीकृत साम्राज्य और उसके प्रशासनिक तंत्र तक, और अंत में गुप्त काल की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पराकाष्ठा तक। क्या सफर रहा है। हाँ, ये सब दिखाता है कि भारतीय सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी, विविध और मजबूत हैं। इसमें निरंतरता भी है और समय के साथ बदलाव भी। बिल्कुल। और इन प्राचीन कालखंडों का असर सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, वो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। कैसे? हमारी सामाजिक संरचनाओं में, हमारे दर्शन और विचारों में, हमारी भाषाओं में, कलाओं में, यहाँ तक कि विज्ञान और गणित की दुनिया में भी प्राचीन भारत की देन झलकती है। हाँ, जैसे? चाहे वो वर्ण व्यवस्था की बहस हो, या उपनिषदों का अद्वैत दर्शन, रामायण महाभारत की कथाएं हो, योग और आयुर्वेद की परंपरा हो, या शूद्र और दशमलव प्रणाली का आविष्कार, इन सब की शुरुआत इसी प्राचीन भूमि पर हुई। सही कहा। जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, ये सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। एकदम सही कहा। अच्छा, इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जिसका जिक्र शुरू में भी हुआ था, वो सिंधु घाटी की अनबूझ पहेली, उनकी लिपि। हाँ, वो लिपि। हमारे स्रोतों में भी इसे एक बड़े अनसुलझे रहस्य की तरह बताया गया है। जरा सोचिए, हाँ, अगर भविष्य में कभी ये लिपि पढ़ी जा सके तो क्या पता चलेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। उस महान सभ्यता के लोग क्या सोचते थे, उनका समाज कैसा था, उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था? शायद उनके पतन के असली कारण सामने आ जाए, या मेसोपोटामिया जैसी दूसरी समकालीन सभ्यताओं के साथ उनके रिश्तों की कोई नई परत खुले। हाँ, कौन सी कहानियां, कौन सा ज्ञान, कौन से राज उस लिपि में बंद हैं, जिनका हमें आज अंदाजा भी नहीं। हाँ, इस संभावना पर सोचना भी रोमांचक है। बिल्कुल, एक अनसुलझी कहानी जो शायद किसी दिन खुल जाए।